नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम एग्रोनॉमी की इस क्लास में कल से शुरुआत करने जा रहे थे पल्सेस, और कल उस पर चर्चा भी की है। पल्सेस के बारे में एक ओवरव्यू हमने देखा कि पल्स के बारे में क्या कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, और उसी के बाद हमने शुरुआत की थी पहली क्रॉप जो कि पल्स में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाली क्रॉप है। जितनी भी इंडिया में पल्सेस ग्रो की जा रही है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है चिकपी या बंगाल ग्राम, जिसको हम चना कहते हैं। गांव में ग्राम भी बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। तो चने की खेती पर हम लोगों ने लगभग 95% जो उसका पोर्शन था उसको कवर कर चुके थे। 5% के आसपास बचा था, जैसे उसकी वेराइटीज बची थी, उसका स्टोरेज। तो स्टोरेज में एक साथ ही लिखवा दूंगा, जितने भी पल्सेस होते हैं, कहने का मतलब जितने सीरियल्स होते हैं उनका स्टोरेज हम 10 से 12% मॉइस्चर पे करते हैं। जितने पल्सेस होते हैं उनका 8 से 10% मॉइस्चर पे करते हैं। जितने ऑयल सीड होते हैं उनका 6 to 8% मॉइस्चर पे हम लोग उसका स्टोरेज करते हैं। ठीक है, ये तीनों एक साथ ही लिखा देंगे। और जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास वाला जो अनुपात होता है कि ऑयल सीड, सीरियल्स और पल्सेस में कितना होना चाहिए, ये भी हम आपको एक साथ लिखा देंगे ताकि आपको अलग अलग याद नहीं करना पड़ेगा, तीनों आपको एक साथ ही मिल जाएंगे। तो कल हम लोग चने के बारे में पढ़ रहे थे, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं, चने में प्रोसेस आता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, निपिंग। यहां से आपके क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, निपिंग क्या होता है। निपिंग इसके बारे में देखते हैं हम लोग। निपिंग मतलब चने की ऊपरी पत्तियों को हटाना या तोड़ना। चने के पौधे की ऊपरी कलिकाओं को तोड़ना, ऊपरी कलिकाओं को तोड़ना। निपिंग कहलाता है। निपिंग कहलाता है। ये तो मैंने बस इसका परिभाषा देखा कि निपिंग क्यों कहते हैं। आवश्यकता क्या पड़ती है चने के पौधे में निपिंग करने की? क्यों हम ऊपरी पत्तियों को तोड़ते हैं, ऊपरी कलिकाओं को क्यों हम रिमूव करते हैं? कोई ना कोई इसकी विशेष आवश्यकता पड़ती होगी, उसी को हम देखते हैं कि आवश्यक क्यों है ये निपिंग। निपिंग हमने की, इसका उद्देश्य क्या होता है निपिंग का? तो इसका ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य की अगर हम बात करें तो एक ही उद्देश्य होता है, पार्श्व कलिकाओं को बढ़ावा देना। जो लेटरल ब्रांच होती है उनको बढ़ावा देने के लिए हम ऊपरी कलिकाओं को तोड़ देते हैं। तो पार्श्व शाखाओं को बढ़ावा देने हेतु या पार्श्व शाखाओं की अच्छी वृद्धि हेतु, पार्श्व शाखाओं की अच्छी वृद्धि हेतु। अब पार्श्व शाखाओं की वृद्धि हम क्यों करते हैं? ऊपरी कलिकाओं को इसलिए तोड़ते हैं ताकि जो न्यूट्रिएंट का जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है प्लांट्स के अंदर, तो ऊपरी कलिकाएं ये व्यर्थ में न्यूट्रिएंट खा रही हैं, इनका कोई काम नहीं है। क्योंकि चने में फूल कहाँ पर आते हैं? लेटरल ब्रांच पर आते हैं, पार्श्व शाखाओं पर ही फूल आते हैं। इस वजह से हम इसकी पार्श्व शाखाओं को वृद्धि करने के लिए इसको ऊपरी कलिकाओं को तोड़ देते हैं। तो फूल कहाँ पर लगते हैं? फूल लगते हैं किस पर? पार्श्व शाखाओं पर या लेटरल ब्रांच, लेटरल ब्रांच। पार्श्व शाखाओं पर फूल लगेंगे, इसीलिए हम पार्श्व शाखाओं की वृद्धि को ज्यादा प्रमोट करेंगे और ऊपरी कलिकाओं को तोड़ देंगे। अब बात यह आती है कि जो निपिंग क्रिया हम लोग करते हैं, इस निपिंग क्रिया को कंप्लीट या इसको पूर्ण किस किस तरीके से कर सकते हैं? तो एक चीज देखते हैं हम, जो निपिंग है इसको कंप्लीट या इसको पूर्ण किससे करते हैं या इसका वर्क। तो सबसे पहले घरेलू
या मजदूरों या स्वयं के द्वारा ऊपरी कलिकाओं को तोड़ना। जैसे मान लो आपके घर में बहुत सारे सदस्य हैं, उनको ले जाके आप खेत पर या मजदूरों को उनके मजदूरी देकर चने की ऊपरी पत्तियों को तुड़वा सकते हैं, तो निपिंग क्रिया होती है। इसके लिए एक जानवर का उपयोग भी किया जाता है और माना जाता है जो भेड़ होता है, भेड़ हमेशा कोई भी पौधा होगा उसके ऊपरी भाग को ही खाएगा, पूरे पौधे को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो भेड़ के द्वारा चारण करा के, भेड़ पशु से चारण कराकर, तो जो भेड़ होता है, बहुत बार पूछा गया निपिंग क्रिया के लिए कौन सा पशु प्रयोग करते हैं, तो भेड़ का प्रयोग करते हैं। तीसरी बात, जब ये दोनों काम ना आए तो तीसरा अंतिम और ब्रह्मास्त्र होता है जिसको हम बोलते हैं रसायन। ये तो काम करेगा ही करेगा, तो रसायन कौन सा प्रयोग करते हैं, टीबा। टीबा जो रसायन होता है इसका नाम होता है ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड। ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड। ये रसायन होता है, इसका प्रयोग करते हैं हम और निपिंग क्रिया को अंजाम देते हैं। ऊपरी जो कलिकाएं होती है वो सूख कर नीचे गिर जाती है, तो ये प्रोसेस है निपिंग का। अब बात आती है निपिंग क्रिया कितने दिन बाद की जाती है। तो जो निपिंग क्रिया होती है ये बुवाई के 20 से 30 दिन बाद की जाती है। बुवाई के 20 से 30 दिन बाद की जाती है, 30 दिन बाद की जाती है। ठीक है, उस समय इस प्लांट की हाइट क्या होगी जब ये निपिंग क्रिया की जाती है, तो अमूमन माना जाता है एटलीस्ट 20 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए निपिंग क्रिया के लिए। जब निपिंग क्रिया की जाती है तो इसके पौधे की जो ऊंचाई होती है उस समय वो 20 सेंटीमीटर होती है। बुवाई के 20 से 30 दिन बाद ये निपिंग क्रिया की जाती है और 20 सेंटीमीटर लंबे पादप में ऐसा हम लोग करते हैं। तो ये पूरा एक स्लाइड निपिंग क्रिया से संबंधित था। जितने भी हमने पॉइंट्स लिखाए हैं सारे अभी तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले हैं। ठीक है, वही हमने पॉइंट्स आपको लिखाए हैं, आप इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। आगे हम बात करेंगे चने की वैरायटी से संबंधित प्रजातियों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बाकी सारी चीजें हमने कल पढ़ लिया था। वैरायटीज देखते हैं, प्रजातियां। प्रजातियों में सबसे पहला बिंदु आता है म्यूटेंट, उत्परिवर्तित। म्यूटेंट क्या होती हैं? म्यूटेशन जो होता है सडन चेंज इन क्रोमोसोम, मतलब अचानक गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन हो जाना, अचानक गुणसूत्रों में परिवर्तन हो जाना ही क्या कहलाता है? म्यूटेशन कहलाता है। इसको सबसे पहले हुगो डीवरीज नाम के वैज्ञानिक ने, जो हॉलैंड के रहने वाले थे, भेड़ में देखा था। जो भेड़ें चरने जा रही थी, एक भेड़ थी जिसके पिछली टांगे छोटी थी, तो उन्होंने देखा, उस पर रिसर्च किया कि क्या ऐसा कारण है कि ये भेड़ की टांगे छोटी। फिर वहां से म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट निकल कर आया। ये जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में आपको पढ़ाया जाएगा डिटेल से म्यूटेशन क्या होता है। तो उत्परिवर्तित प्रजातियां इसकी होती हैं RS10 और RS11, ये इसकी म्यूटेंट वैरायटी होती हैं। उसके बाद एक होती है गुलाबी दाने वाली। गुलाबी दाने वाली मतलब गुलाबी दाना होगा चने का, वो है G5। पहले एक मोबाइल भी आता था G5 का। G5 जो वैरायटी है वो गुलाबी रंग के दाने वाली है। आप ऐसे याद रख सकते हो, G मतलब
गुलाबी, ठीक है। हालांकि गुलाबी को अंग्रेजी में तो पिंक बोलते हैं। तीसरा देखते हैं हम लोग, उकठा रोग रोधी। उकठा रोग रोधी या उकठा रोग प्रतिरोधी। रोग रोधी प्रतिरोधी बात एक ही है। तो इसमें कौन कौन सी वैरायटी है? अवरोधी है, उदय है, सम्राट है, वरदान है। ये कुछ वैरायटियां हैं, इनमें उकठा नहीं लगता है। उकठा के बारे में कल डिटेल से चर्चा किए थे। उसके बाद एक और देखे थे, एस्कोकाइटा ब्लाइट। उसके प्रति अवरोधी वैरायटी गौरव हम वहीं पे लिखा दिए थे, तो अब नहीं लिखाएंगे। राधे, चाफे, सद्भावना, ये किसकी वैरायटी हैं? ये चने की ही वैरायटी है। किसकी हैं? चने की प्रजाति। ठीक है, बस यहीं से आपका चने का किस्सा था, हमने समाप्त कर दिया। अब चने से आपसे यहाँ से कोई पॉइंट्स नहीं पूछे जाएंगे। अब चने का अगर हम यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिखें, कटाई सूचकांक। कटाई सूचकांक क्या होता है? कटाई सूचकांक, जब हम कोई फसल को काट कर घर लेके आते हैं तो उसमें कितना दाना निकला और कितना भूसा निकला, उसके अनुपात को हम बोलते हैं कटाई सूचकांक, जो सबसे पहले हमको डोनाल्ड नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। तो चने का जो कटाई सूचकांक होता है वो 49% होता है। कितना? 49%। इसके दानों का भंडारण, जो चने के दाने होते हैं, दानों का भंडारण जो हम लोग करते हैं वो 8 से 10% नमी पर करते हैं। 8 से लेकर के 10% नमी पर हम भंडारण करते हैं। ठीक है, ये हो गया चने की खेती के बारे में। अब हम इसी के आगे अगली खेती के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है अरहर। डिटेल में हमको कुछ ही खेती पढ़नी है, बाकी सबको नॉर्मल सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। जैसे मोठ हो गया, लोबिया हो गया, ग्वार हो गया, कुल्थी हो गया, इनके बारे में छोटा छोटा सा आधा आधा पेज, एक एक स्लाइड बस याद करना है, बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है। बस हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। चना, अरहर, मटर, उड़द, ठीक है, ये डिटेल में हमको पढ़नी पड़ेंगी। आगे हम बात करते हैं अरहर की। तो अरहर की अगर हम बात करते हैं, अरहर के अन्य नाम क्या होते हैं, तो इसके अन्य नाम पर पहले चर्चा कर लेते हैं। अदर नेम, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम पर अगर हम चर्चा करें तो अरहर को तुर भी बोला जाता है, अरहर को रेड ग्राम भी बोला जाता है, अरहर को पिजन पी भी बोला जाता है। पिजन पी, अरहर को कांगो पी भी बोला जाता है, कांगो पी। तो इतने नामों से हम अरहर को जानते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे अरहर की दाल की जब एक बोरी खरीद के लाओ तो उस पर तुर लिखा रहता है, तुर दाल लिखा रहता है। हिंदी बड़ी अजीब होती है। एक बार मैं पेपर देने गया और वो यूनिवर्सिटी हिंदी मीडियम से क्वेश्चन बना रखी थी। उसने लिखा उलाल की खेती का वर्णन कीजिए। अब हम देख के चौंक गए, उलाल क्या होता है। फिर थोड़ा सा सोच विचारे और एक वैरायटी पढ़ते हैं, उलाल 1 2 3, और वो होती है काजू की वैरायटी। काजू को हिंदी में उलाल बोलते हैं। इतना खतरनाक हिंदी आ जाती है कभी कभी, तो होश उड़ जाते हैं। काजू सबको ही जानता है। अरहर के हमने देखे अन्य नेम। अब अरहर के बारे में संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं इसका, कि इसका नाम क्या है, विज्ञान इसको किस नाम से जानती है, इसका परिवार कौन सा है, और इसका दूसरा वाला घर कौन सा है, उपकुल। साथ ही साथ इसमें गुणसूत्र कितने पाए जा रहे हैं, और इसका उत्पत्ति स्थान। इसके उत्पत्ति स्थान पर बड़ा विवाद है, बहुत डिस्प्यूटेड है इसका उत्पत्ति स्थान। कई जगह आपको कुछ मिलेगा, कई जगह कुछ मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसका पुष्पक्रम और फल का प्रकार।
फल का प्रकार। अब देखते हैं, हम लोग फल के प्रकार पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अरहर का वैज्ञानिक नाम क्या है। केजानस कजान, केजानस कजान, ये अरहर का कजानस कजान नाम होता है। परिवार इसका क्या होता है, लेग्यूमिनेसी। कौन से परिवार का ये पौधा है, लेग्यूमिनेसी। और इसी को हम फेबेसी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम फेबेसी भी कहते हैं। और इसमें पुंकेसर की संख्या माना जाता है, लेग्यूमिनेसिया फेबेसी में पुंकेसर 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10 होते हैं। बहुत बार मटर में पुंकेसर की संख्या पूछी जाती है, तो पुंकेसर अगर पूछा जाए तो 10 होते हैं, लिख लेना। पुंकेसर हमने आपको बताया था ना, ग्रेमिनी कुल वाले में 3 होते हैं, धान में केवल 6 होते हैं, परंतु इसमें कितने होते हैं, 10 होते हैं। 9 और 1 के रूप में होते हैं, ठीक है, 10। अब बात करते हैं उपकुल इसका कौन सा होता है, पैप्लियोनेसी। पैप्लियोनेसी, जब हम पैप्लियोनेसी 11th में थे, 11th मतलब जब 11 12, पैप्लियोनेसी, तो एक अजीबो गरीब क्वेश्चन आया था यूपी बोर्ड में लिखने वाला कि लेग्यूमिनेसी कुल के 6 पौधे ऐसे लिखो जो लकड़ी का उत्पादन करते हो, ठीक है। तो दालों में तो सिर्फ एक ही दाल आती है, अरहर, जो लकड़ी का उत्पादन करती है, बाकी सब पेड़ है। गुणसूत्र कितने होते हैं, हमने कल ही बताया था। खरीफ दलहन जो भी होंगी उनमें कितने होंगे, 22। उत्पत्ति स्थान, एक जो सामान्य मत है, जो सामान्य मत है वो कहता है कि उत्पत्ति स्थान अरहर का अफ्रीका है। क्या है, अफ्रीका। परंतु बेबीलोब के अनुसार, जो वेबिलोब है, वेबिलोब के अनुसार, वेबिलोब क्या बोलते हैं कि अरहर का उत्पत्ति स्थान भारत है। तो अब इस प्रश्न को कैसे पेपर में सही कर पाओगे, उत्पत्ति स्थान अरहर का आएगा अगर ये बेबीलोब सामान्य मत नहीं दिया है और अफ्रीका और भारत दोनों ऑप्शन में दिया है, तो हम उत्तर अफ्रीका को टिक करेंगे, हमारा उत्तर सही होगा। अगर अफ्रीका और भारत में एक ही ऑप्शन दिया है, दोनों नहीं दिए हुए हैं, तो फिर आप कोई भी टिक कर देना, क्योंकि इनमें से एक ही दिया है, वही सही होगा, चाहे भारत होगा चाहे अफ्रीका, ठीक है। अगर स्पेशल दे दिया कि बेबीलोब के अनुसार अरहर का उत्पत्ति स्थान, तो फिर भारत होगा। पुष्पक्रम कैसा होता है, रेसीम। फल का प्रकार कैसा होता है, पॉड, जिसको हम क्या बोलते हैं, फली। फली। ये तो हो गया अरहर के बारे में सामान्य सी जानकारी, जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है। एक बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन भी इसको कह सकते हैं, इसमें सब वनस्पतिक चीजें ही हम आपको बताए हैं। अब आगे हम बात करते हैं अरहर से संबंधित अन्य चीजों पर। जैसे अगर हम बात करें तो अरहर कैसा पौधा है, C3 पौधा है। अरहर कैसा है, खरीफ ऋतु का दलहन, खरीफ ऋतु की दलहन। अगर खरीफ ऋतु की है तो जाहिर सी बात है कैसा होगा, लघु दिवस प्रभावी पादप, लघु दिवस प्रभावी पादप। पहले अरहर एक एक वर्ष की हुआ करती थी, आज ऐसी ऐसी वैरायटी हम डेवलप कर चुके हैं जो 4 महीने में अरहर का प्रोडक्शन होता है। लघु दिवस प्रभावी पादप। साथ ही साथ अगर इसको हम देखें तो कैसा प्लांट है, C3 पादप है। और अंकुरण की अगर हम बात कर लें तो ये अपवाद है, बाकी जितनी भी खरीफ ऋतु की दलहन है सब में अंकुरण ऊपर भूमिक होता है, मतलब उनके बीज पत्र जो होते हैं जमीन के ऊपर दिखने लगते हैं। परंतु अरहर एक ऐसा अपवाद है जिसमें बीज पत्र नीचे ही रह जाते हैं, इसलिए इसमें हम कैसा अंकुरण पढ़ते हैं, अधोभूमिक अंकुरण। कैसा अंकुरण पढ़ेंगे, अधोभूमिक अंकुरण पढ़ेंगे। अब अधोभूमिक अंकुरण क्या होता है, हम इसको डिटेल में आपको बीज विज्ञान जब टॉपिक पढ़ाएंगे बताएंगे कि जब बीज अंकुरित होता है तो इपिकोटाइल वृद्धि करता है, तो ये जो हमारे कोटिलीडन्स होते हैं वो जमीन के नीचे रह जाते हैं, जो ऊपर नहीं आ पाते हैं,
ऐसे अंकुरण को हम क्या कहते हैं? अधोभूमिक अंकुरण। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं परागण। अरहर में परागण कैसे होता है? अब परागण क्या होता है? पराग कणों का मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर बैठना परागण कहलाता है, और परागण के बाद ही निषेचन होता है, उसके बाद बीज का निर्माण होता है। तो परागण की जब बात करेंगे अरहर में, तो हम आपको ज्वार में जो परागण पढ़ा रखे थे, प्रायः पर परागण, प्रायः पर परागण क्या होता है? प्रायः पर परागण आप पुरानी क्लास को दोबारा देखिएगा, ज्वार वाली खेती उसमें हम बता चुके हैं प्रायः पर परागण क्या होता है। इसी को दूसरा नाम हम बोलते हैं बहुधा पर परागण, बहुधा पर परागण। अंग्रेजी में इसको ओफेन क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओफेन क्रॉस पॉलिनेशन। ये बीज का पॉलिनेशन होता है सेल्फ और क्रॉस के। यहां तक हमने देखा कि इसमें परागण कैसा होता है? प्रायः पर परागण होता है। उसके बाद देखते हैं अरहर सभी खरीफ दलहनों में, सभी खरीफ दलहनों में सर्वाधिक उत्पादन, सभी खरीफ दलहनों में सर्वाधिक उत्पादन। जितनी भी खरीफ दलहन होती हैं उनमें सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? अरहर का होता है। उसके बाद सभी खरीफ दलहनों में सर्वाधिक सूखा प्रतिरोधी, सभी खरीफ दलहनों में सर्वाधिक सूखा प्रतिरोधी। उसके बाद सबसे कम कटाई सूचकांक, सबसे कम कटाई सूचकांक, सबसे कम कटाई सूचकांक किसका होता है? अरहर का होता है। ठीक है। सबसे कम कटाई सूचकांक अरहर का ही होता है। अब हम आगे आपको कटाई सूचकांक से संबंधित एक छोटा सा हम टिप्पणी करना चाहेंगे। कटाई सूचकांक से जो भी आज तक प्रश्न आ रहे हैं सब सही हो जाए, हमारे कोई गलत ना हो। हम अलग अलग फसलों में अलग अलग फसलों का कटाई सूचकांक पढ़ लेते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है हमें। अब हम थोड़ा कटाई सूचकांक पर चर्चा करेंगे। आप इतना लिख लीजिएगा, हेडिंग डालिए कटाई सूचकांक, हार्वेस्ट इंडेक्स, कटाई सूचकांक। अंग्रेजी में इसे बोलेंगे हार्वेस्ट इंडेक्स। क्या होता है कटाई सूचकांक? इसका एक फॉर्मूला होता है, वो लिख लेना। हार्वेस्ट इंडेक्स प्रतिशत बराबर इकोनॉमिकल यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड इंटू 100। अब अगर हम बात करें किसी भी प्लांट की इकोनॉमिकल यील्ड क्या होती है, जैसे हमने गेहूं उपजाया, तो गेहूं का कौन सा भाग हम मार्केट में बेचकर पैसा कमा लेंगे? तो वो दाना होता है। तो इकोनॉमिकल यील्ड की अगर हम बात करें तो दाना होगा, और बायोलॉजिकल यील्ड की बात करेंगे तो वो क्या होगा? दाना प्लस एक्स्ट्रा या भूसा। तो हम बात करते हैं पहले इकोनॉमिकल यील्ड की। इकोनॉमिकल यील्ड, तो इकोनॉमिकल यील्ड को हम क्या बोलते हैं? ग्रेन, जिसको सिंक भी बोल देते हैं, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, हम क्या बोल देते हैं? सिंक। ये इकोनॉमिकल यील्ड हो गया। दूसरा हम बात करते हैं बायोलॉजिकल यील्ड।
तो बायोलॉजिकल यील्ड की हम बात करते हैं तो ग्रेन प्लस एक्स्ट्रा, मतलब दाना प्लस भूसा। एक्स्ट्रा माने क्या होता है, भूसा होता है। दाना और भूसा यानी कि टोटल प्लांट की हम बात कर लेते हैं, टोटल प्लांट बायोमास, टोटल प्लांट बायोमास की अगर हम बात कर लेते हैं, पूरे पौधे का वेट ही हम बायोलॉजिकल यील्ड कह लेते हैं। उससे दाना ना निकालें, पूरा प्लांट ही हो, वो क्या कहलाएगा, बायोलॉजिकल यील्ड कहलाएगा। यहां तक हमने बात कर ली कि कटाई सूचकांक हार्वेस्ट इंडेक्स के बारे में। अब अगर अपने बात करें कि कटाई सूचकांक का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो इसका कॉन्सेप्ट की बात आएगी तो कॉन्सेप्ट दिया था डोनाल्ड ने। किसने, डोनाल्ड, डोनाल्ड ने इसका कॉन्सेप्ट दिया। और डोनाल्ड ने दो कॉन्सेप्ट दिए, एक हार्वेस्ट इंडेक्स जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये भी डोनाल्ड ने दिया, और एक इडियोटाइप प्लांट मॉडल। ये भी क्वेश्चन आता है कि इडियोटाइप प्लांट मॉडल क्या होता है। जब हम कोई प्लांट समूह में ग्रो करते हैं, ग्रुप में ग्रो करते हैं, तो उनकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती है। जब हम किसी प्लांट को इंडिविजुअली बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट देकर हम उसको ग्रो करते हैं, तो उसकी जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हमने देखा कि डोनाल्ड ने दो कॉन्सेप्ट दिए, एक तो हार्वेस्ट इंडेक्स का कॉन्सेप्ट दिया, दूसरा इन्होंने ईडियो टाइप प्लांट मॉडल, आदर्श प्रारूप पौधे का इन्होंने मॉडल दिया। अब अपने बात कर लेते हैं कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट, जैसे सबसे ज्यादा कटाई सूचकांक किसका होता है, सबसे ज्यादा कटाई सूचकांक, अगर सबसे ज्यादा कटाई सूचकांक पूछा जाए किस फसल का होता है, तो वो फसल है मक्का। फसलों की हम बात करते हैं तो मक्का, ठीक है। मक्का में कटाई सूचकांक जो है वो 80 से लेकर के 85% तक होता है। कितना होता है, 80 से लेकर के 85% होता है। ध्यान देना, अगर वो फसल ना कहे और डायरेक्ट पूछे सर्वाधिक कटाई सूचकांक किसका होता है, तो चारा का होता है 100%। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे कम कटाई सूचकांक, सबसे कम कटाई सूचकांक मिनिमम हार्वेस्ट इंडेक्स कौन सी क्रॉप का होता है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं जिस खेती की बात कर रहे हैं, अरहर। तो अरहर में ही सबसे कम कटाई सूचकांक होता है। कितना होता है, 19% होता है। कितना, 19%। मतलब इसमें जो दाने और डंठल का अनुपात बहुत ज्यादा होता है। 6 भाग अगर दाने का है तो 1 भाग डंठल का होता है। अगर हम पूछे 100% कटाई सूचकांक किसका होता है, चारे वाली फसल का, क्योंकि उसमें जो भी है सब है तो चारा ही। 100% कटाई सूचकांक की कहीं भी बात आती है तो वो कौन सी फसल का होगा, तो फॉडर क्रॉप होगा, चारे वाली फसल, चारे वाली फसल जिसको हम फॉडर क्रॉप बोलते हैं। और फॉडर क्रॉप से संबंधित एक इंस्टीट्यूट है हमारे झांसी में, ठीक है, IGFRI, इंडियन ग्रॉसलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये देखते हैं, ये थोड़ा हमने कटाई सूचकांक के बारे में चर्चा कर लिया। जो कटाई हार्वेस्ट इंडेक्स, विभिन्न फसलों का जो हार्वेस्ट इंडेक्स होता है या कटाई सूचकांक का जो मुद्दा होता है, यहां से अब कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। सारे प्रश्न यहीं पे दम तोड़ते हैं अपने इसी स्लाइड में, क्योंकि हम लोग जो भी टॉपिक उठाते हैं कोशिश ये करते हैं कि उसमें से हम 100% पाने का प्रयास करें। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे अरहर के कुछ बेसिक पॉइंट्स पर। जैसे हम बात करते हैं अरहर, तो अरहर में हम उत्पादन की बात करते हैं, तो उत्पादन का केस दो प्रकार से हम देखते हैं, एक विश्व और एक भारत। तो जब विश्व की बात करते हैं कि विश्व में अरहर सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादित की जाती है, तो भारत में। भारत का पहला रैंक है पूरे विश्व में, अरहर के उत्पादन में भारत का पहला रैंक है। और भारत के अंदर अगर देखा जाए तो भारत के अंदर अरहर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है
महाराष्ट्र किसका होता है? महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा अरहर के प्रोडक्शन में स्थान है। दूसरी बात, अगर हम बात करें उत्पादकता की, उत्पादकता, तो उत्पादकता और उत्पादन क्या होता है? उत्पादन को हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोडक्शन। कोई फसल बो रहे हैं हम जितने क्षेत्रफल में, उससे जो उपज प्राप्त हो रही है उसको हम उत्पादन कहेंगे। और प्रति हेक्टेयर मिलने वाली उपज हमारी प्रोडक्टिविटी कहलाती है, उत्पादकता कहलाती है। प्रति हेक्टेयर मिलने वाली उपज को हम क्या कहते हैं? उत्पादकता। और उत्पादकता अरहर की सबसे ज्यादा कहाँ है? बिहार में। कहाँ है? बिहार। बिहार बिहार को दो बराबर भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? गंगा नदी, जो उत्तरी और दक्षिणी बिहार में इसको डिवाइड करती है। कहा जाता है बिहार में गंगा नदी की लंबाई जितनी है उतनी बिहार की पूर्व पश्चिम से लंबाई है। कितनी? 483 किलोमीटर। यहाँ पर अरहर से संबंधित हमने इतने पॉइंट देख लिए। अब हम चर्चा करेंगे अरहर को कैसी जलवायु चाहिए। तो जलवायु की जब बात करते हैं क्लाइमेट की, तो अरहर को गर्म जलवायु चाहिए, वार्म क्लाइमेट चाहिए, क्योंकि खरीफ ऋतु का पौधा होता है। इसको गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। मिट्टी की अगर हम बात करें कि अरहर के लिए मिट्टी कैसी चाहिए, तो बलुई दोमट व ढेलेदार दोमट। दलहनी फसलें हमेशा ढेलेदार दोमट में ही अच्छी प्रोडक्शन देती हैं। इसीलिए कारण है कि हमारा जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन करता है। तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए? बलुई दोमट या ढेलेदार दोमट। ढेलेदार दोमट। और इसमें एक और विशेषता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अच्छे जल निकास वाली मिट्टी, मतलब जल निकास अच्छा होना चाहिए, जल भरा नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये जो फसलें होती है दलहनी वाली, ये सेंसिटिव होने लगती है, मरने लगती है। जल निकासी अच्छी हो, जो वाटर ड्रेनेज का सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छा हो यहाँ पर, ये चीज़ देखा जाता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया क्लाइमेटिक कंडीशंस और सॉइल के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट पॉइंट पर इसकी बीज दर के बारे में चर्चा करते हैं अरहर की, कि इसकी सीड रेट क्या रखते हैं। बीज 1 हेक्टेयर में हम कितना बीज इसका डालते हैं? सीड रेट की बात करते हैं तो 12 से 15 केजी, 12 से 15 केजी हम आपको बहुत जगह बताएंगे पर हेक्टेयर, ये इसकी सीड रेट रखते हैं। दूसरी बात, इसमें फसल अंतरण कितना रखते हैं? फसल अंतरण, फसल अंतरण हम लोग रखते हैं 60 × 20। 60 सेंटीमीटर हम लोग रखते हैं लाइन से लाइन की दूरी, और 20 सेंटीमीटर रखते हैं पौधे से पौधे की दूरी। जैसे मान लो ये एक लाइन अरहर की है, एक दूसरी लाइन अरहर की है, तो ये बीच की दूरी कितनी होगी? 60 सेंटीमीटर। और ये एक पौधा अरहर का लगा है तो दूसरा पौधा ये लगा है, तो ये बीच की दूरी कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर।
ये होता है प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस। बुवाई का समय कि अरहर को हम क्यों कब बोते हैं। तो सोइंग टाइम की अगर हम बात करें, बुवाई का समय, तो खरीफ ऋतु की फसल है कब बोई जाएगी, खरीफ ऋतु में जून जुलाई। अच्छा, उस समय जो जून जुलाई का टाइम होता है बड़ा खतरनाक होता है गर्मी का, इसलिए इसको कैसा जलवायु चाहिए होता है, वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है। जलवायु तो आपको जानते होंगे, हालांकि आपके टॉपिक में जलवायु वाला चैप्टर है नहीं, मगर फिर भी हम आपको पढ़ा देंगे बाद में। उसके बाद हम लिखते हैं सीड ट्रीटमेंट, बीजोपचार। सीड को ट्रीट हम क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें एक बीमारी लगेगी, उस बीमारी से बचाने के लिए हम बीज को उपचार कर लेते हैं। अच्छा, अगर बीज को उपचार नहीं करेंगे तो बीज में ही फंगस या बैक्टीरिया के, जैसे फंगस हुआ तो उसका कोई ना कोई स्पोर प्रेजेंट होगा, अगर बैक्टीरिया होगा तो उसका ऊज प्रेजेंट होगा। जीवाणु का जो एक्सप्रेडेशन होता है, फैलाव होता है, वो ऊज से होता है। तो इसका बीजोपचार हम लोग करते हैं कार्बेंडाजिम से। कार्बेंडाजिम क्या है, एक फफूंदनाशी है। कार्बेंडाजिम, या यहाँ पर थायरम का प्रयोग कर लेते हैं, जिसको हम थीरम भी पढ़ते हैं। उसकी कितनी मात्रा हम प्रयोग करते हैं, तो 3 ग्राम मात्रा प्रयोग करते हैं प्रति केजी ऑफ सीड। 1 किलोग्राम अगर अरहर का बीज लिए हैं तो उस पर 3 ग्राम मात्रा इस फंजीसाइड का हम प्रयोग करते हैं। अच्छा, कोई भी अगर दलहनी फसल का अगर हमें सीड ट्रीटमेंट करना है तो एक ऑर्डर लिख लेना, ये ऑर्डर आता है सीड ट्रीटमेंट ऑर्डर। इसका ये ऑर्डर होता है FIR। ये वो FIR नहीं है जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वाला होता है, ठीक है। यहाँ पर FIR का मतलब कुछ अलग होता है। F का मतलब होता है फंजीसाइड। सबसे पहले अगर हम बीज का उपचार कर रहे हैं तो हम कौन सी दवाई प्रयोग करेंगे, फंजीसाइड। उसके बाद हम प्रयोग करेंगे इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड का मतलब होता है फंगस प्लस साइडो। साइडो का मतलब होता है किल कर देना, मार देना, ठीक है। आर का मतलब होता है राइजोबियम। विजरिंक ने सबसे पहले राइजोबियम को खोजा था। तो ये 3 प्रोसेस हो गई। अगर हम कोई बीज उपचार करेंगे, अगर हम पहले राइजोबियम से उपचारित कर दें तो उसमें बैठे कीट और फंगस उस राइजोबियम को खा जाएंगे, तो बीज पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा उपचार करने का। इसलिए सबसे पहले हम फंजीसाइड का प्रयोग करते हैं, बाद में इंसेक्टिसाइड। अगर हम पहले इंसेक्टिसाइड प्रयोग कर दें तो फंजीसाइड का नेचर इनेस्टेटिक हो जाएगा, फिर इसको हटाना मुश्किल पड़ेगा। इसलिए पहले हम कवकनाशी, फिर कीटनाशी, फिर जो जीवाणु होता है राइजोबियम, इससे उपचारित करते हैं। ये क्यों करते हैं हम, राइजोबियम जो जीवाणु होता है ये सिम्बायोटिक प्रोसेस फॉलो करता है। सिम्बायोटिक प्रोसेस का मतलब आप इतिहास में पढ़ते होंगे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे ही इसमें होता है। राइजोबियम कहता है कि तुम मुझे रहने का स्थान दो और मैं तुमको खाना बना के दूंगा। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है दलहनी फसलों की जड़ों में बैठता है। अच्छा, दलहनी फसलों की जड़ों में ही क्यों बैठता है, क्योंकि उनका रंग गुलाबी होता है, गुलाबी रंग इसको भाता है। तो ये गुलाबी रंग की जड़ों के पास जाता है, बैठता है, वहां पर एक जीन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है निफजीन, उसी के साथ ये संबंध बना लेता है। उन जड़ ग्रंथियों का जो आकार होता है वो 2 मिलीमीटर से लेकर 8 मिलीमीटर तक होती हैं। वहां पर बैठने के बाद ये वायुमंडल में, जैसे हम 1 हेक्टेयर एरिया अगर 10,000 स्क्वायर मीटर की बात करें तो उस वायुमंडल के ऊपर 80,000 टन नाइट्रोजन उपलब्ध है, परंतु वो किस फॉर्म में है, या तो नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में है या नाइट्रोजन गैस के रूप में है, जो कि पौधों के लिए अनुपयुक्त है। पौधा किस रूप में नाइट्रोजन को लेगा, या तो नाइट्रेट फॉर्म या अमोनिकल फॉर्म। तो ये उसी नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट या अमोनिकल फॉर्म में, तो ये अमोनिकल फॉर्म में जमीन में नाइट्रोजन को इकट्ठा कर देता है। इसलिए इसको दलहनी फसलों की जड़ों में हम प्रयोग करते हैं। गांव में किसान कहते नहीं है कि फसलों जो उर्द मूंग बोलो उसके बाद फसल अच्छी होती है, कारण यही होता है कि उसमें राइजोबियम का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आज की क्लास में यहीं तक पढ़ाते हैं, कल फिर इसके आगे चर्चा करेंगे।